हेलो बच्चों, फिजिक्स ट्यूटोरियल बाल भारती क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कल हमने 11th फाउंडेशन की क्लास में औसत चाल से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया था। उसके बाद हमने चर्चा की थी वेग पर, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। जिस प्रकार से चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक उस प्रकार से वेग बराबर विस्थापन बटा समय। कि किसी गतिशील कण द्वारा किसी निश्चित दिशा में, क्योंकि विस्थापन की दिशा होती है, यह एक सदिश राशि है, ठीक उसी प्रकार से वेग भी सदिश राशि है। तो वेग होता है किसी गतिशील कण द्वारा निश्चित दिशा में प्रति एकांक समय में प्राप्त विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। फिर हमने वेग के प्रकार पढ़े थे कि वेग का मापन हम किन किन प्रकार से करते हैं, कितने तरीकों में हम बात करते हैं। वेग के प्रकार, पहला आता है एक समान वेग, दूसरा असमान वेग, तीसरा प्रकार हम पढ़ते हैं वेग का औसत वेग, और चौथा प्रकार आता है ताक्षणिक वेग। यही हमने कल पढ़े थे। आपको मैंने एक समान वेग के बारे में बताया था। जब कोई कण समान समय अंतराल में एक समान विस्थापन तय करता है तो कण का वेग क्या कहलाता है? एक समान वेग। असमान वेग क्या होता है? जब कोई कण समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करे अथवा भिन्न भिन्न समय अंतरालों में समान विस्थापन तय करे तो कण के वेग को हम कहते हैं असमान वेग। तीसरा आता है औसत वेग। औसत वेग का संबंध किससे होता है? असमान वेग से। कि जब कोई कण असमान वेग से गति कर रहा हो, अर्थात या तो समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न विस्थापन तय कर रहा हो या भिन्न भिन्न समय अंतरालों में समान विस्थापन तय कर रहा हो, तो कण द्वारा प्राप्त कुल विस्थापन, यानी कि शुरू से लेकर अंत की हम बात करें, कहां से कण ने गति शुरू की, कहां पर कण लास्ट में पहुंचा, तो प्रारंभिक से अंतिम तक कण द्वारा एक निश्चित दिशा में प्राप्त कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को हम कहते हैं औसत वेग, जिसे हम दर्शाते हैं v एवरेज से। यही बताया था मैंने आपको। और लास्ट चौथा प्रकार है ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग क्या होता है? कि किसी गतिशील कण द्वारा किसी निश्चित समय स्मॉल t सेकंड पर जो हमें कण का वेग मिलता है, किसी निश्चित समय स्मॉल t सेकंड पर कण के वेग को हम कहते हैं उस कण का ताक्षणिक वेग। इन्हीं बातों पर हमने कल चर्चा की थी और चाल और वेग के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे। चाल और वेग में क्या क्या अंतर होते हैं। मुख्य अंतर तो मैंने आपको बता दिया था कि चाल का मतलब है प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, और वेग का अर्थ है प्रति एकांक समय में प्राप्त विस्थापन। ये बताया था मैंने आपको। अब और क्या क्या अंतर होते हैं चाल और वेग में, उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो हम यहां पर फिलहाल चर्चा कर रहे हैं चाल और वेग में और क्या क्या अंतर होते हैं। इन बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। चाल व वेग के मध्य अंतर। फिर हम इनके प्रश्नों को करेंगे संयुक्त रूप से, जिसमें चाल भी पूछी जाएगी और वेग के बारे में भी आपसे पूछेगा। चाल व वेग के मध्य अंतर। सबसे पहला अंतर
चाल और वेग में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि चाल तथा वेग में मुख्य अंतर वही होता है जो अंतर होता है दूरी तथा विस्थापन में। चाल बराबर दूरी बटा समय तथा वेग बराबर विस्थापन बटा समय, यही पढ़ा था हमने मुख्य अंतर। प्रति इकाई समय में प्राप्त दूरी चाल कहलाती है और प्रति इकाई समय में प्राप्त विस्थापन को हम वेग कहते हैं। दूसरा अंतर, चाल अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है। जबकि वेग सदिश राशि है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, ये तो हमने पहले पढ़ ली थी इन चीजों को, तो औसत चाल के बारे में आपको पता है, कण द्वारा प्राप्त कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं और किसी गतिशील कण द्वारा प्राप्त कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को हम कहते हैं कण का औसत वेग। यही पढ़ा था आपने। अब आप देखें और क्या अंतर होंगे, हम एग्जाम्पल के द्वारा इन चीजों को समझते हैं। मान लीजिए कोई कण बिंदु ए से गति करता है और बिंदु ए से जाता है बिंदु बी पर। फिर से मैं दोहरा रहा हूं इस चीज को। सबसे पहली बात, कण ने गति की है बिंदु ए से बिंदु बी की ओर। फिर सेकंड स्टेप, बी से कण वापस लौटता है ए की ओर। पहले कण कोई कण गया ए से बी की ओर, बी से वापस आता है ए पर। अब इस दौरान हम बात करें औसत चाल तथा औसत वेग की। एक एक स्टेप को देखें। जब कण ए से बी पर गया है, बी से जब ए पर वापस आएगा, तो इस दौरान कण की गति की दिशा यानी कि कण का जो विस्थापन होगा पहले के समान दिशा में होगा या विपरीत दिशा में होगा। विपरीत दिशा में होगा। तो ए से तो बी पर कण पहुंचा, जब बी से ए की तरफ लौटेगा तो कण का विस्थापन ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कण का विस्थापन ऋणात्मक हो जाएगा। और जब विस्थापन ऋणात्मक होगा तो वेग आपको कैसा मिलेगा? ऋणात्मक आपको प्राप्त होगा। तो तीसरा जो ये बिंदु है, इससे आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी गतिशील कण की औसत चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तथा औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। दूरी का अभिप्राय है पथ की कुल लंबाई से। कण जितना चलता जाएगा, पथ की जितनी लंबाई को तय करता जाएगा, वो सब किस में जुड़ती जाएगी? दूरी में जुड़ती चली जाएगी, यानी कि दूरी बढ़ती जाएगी कण की। तो जब कण ए से बी पर गया, बी से ए की तरफ वापस आया है, तो कण ने पहले भी पथ की लंबाई तय की, आते समय भी पथ की लंबाई तय करेगा। तो कण की दूरी जो होगी वह लगातार बढ़ती जाएगी। पर जब बी से ए की ओर वापस लौटेगा, तो यदि हम विस्थापन की बात करें, पहले तो विस्थापन बढ़ता जाएगा और जब बी से ए की ओर लौटेगा तो विस्थापन घटता जाएगा, क्योंकि पहले के विपरीत दिशा में कण की गति अब
बी से ए की ओर होगी। तो कण की औसत चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नहीं होती है, जबकि औसत वेग ऋणात्मक हो सकता है। ये अंतर आया तीसरा। फोर्थ कंडीशन, चौथी स्थिति, यदि कण पहले तो गया ए से बी की ओर, अब बी से ए की ओर लौटा और वापस कहां पर आ गया, बिंदु ए पर आया, कि जिस प्रारंभिक बिंदु से कण ने अपनी गति प्रारंभ की वापस उसी प्रारंभिक बिंदु पर लौट आया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए तथा बी के मध्य की दूरी है 100 मीटर। ध्यान दें, एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ोगे तो बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आएगा। ए से बी की दूरी है 100 मीटर, इस पथ की लंबाई। तो जब कण ए से बी की ओर गया तो कितना चला, 100 मीटर। बी से ए पर वापस आया तो भी कितना चला, 100 मीटर। तो पथ की टोटल लंबाई कितनी हुई, 100 प्लस 100 बराबर 200 मीटर। ये क्या हुई, कण की कुल दूरी। ठीक है, पर विस्थापन की हम बात करें, कण ए से बी पर गया और बी से जब ए की ओर लौट रहा था तो कण का विस्थापन ऋणात्मक हो गया। विस्थापन ऋणात्मक होने के कारण जब बी से ए की ओर लौटेगा उस दौरान विस्थापन ऋणात्मक होगा तो वेग भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। पर जब बी से ए की तरफ लौटते हुए वापस ए पर ही आ पहुंचेगा तो ऐसी स्थिति में क्या कण की कुल दूरी शून्य हुई, क्या नहीं हुई। कुल दूरी तो 100 प्लस 100 बराबर 200 मीटर हो गई, पर विस्थापन कितना हो गया, शून्य हो गया। मैंने आपको बता रखा है, जब कोई कण किसी बिंदु से गति शुरू करे और गति करता हुआ पहले तो उस बिंदु से दूर जाए, गति करता हुआ पहले तो उस बिंदु से दूर जाए और वापस उसी बिंदु पर आ पहुंचे तो कण का कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि जितना विस्थापन पहले बढ़ा बाद में वापस उतना ही घट गया। तो कुल विस्थापन शून्य होगा तो औसत वेग कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो नंबर 4 हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि जब कोई कण अपनी गति में पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट आए तो कण का कुल विस्थापन शून्य होने के कारण कण का औसत वेग कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। अर्थात एक गतिशील कण की औसत चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि औसत वेग कितना हो सकता है, शून्य हो सकता है। और कब हो सकता है, जब कण जिस प्रारंभिक बिंदु से गति शुरू करे घूमकर वापस उसी प्रारंभिक बिंदु पर आ पहुंचे तो औसत वेग शून्य होगा। यह था चौथा अंतर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। हमने 4 अंतरों के बारे में पढ़ा। एक लास्ट हम 5वां अंतर और पढ़ते हैं। अब 5वें अंतर में हम क्या पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था, जब कोई कण किसी बिंदु ए से गति शुरू करता है और बिंदु बी पर जाता है तो पथ की कुल लंबाई तो दूरी को दर्शाती है, जबकि पथ की एक निश्चित दिशा में जो लंबाई होती है, न्यूनतम लंबाई, वह दर्शाती है विस्थापन को। और विस्थापन हमेशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच एक निश्चित दिशा में होता है। दूरी और विस्थापन के मध्य मैंने आपको अंतर बताया था कि दूरी का मान हमेशा विस्थापन से अधिक होगा, पर यदि 2 बिंदुओं के बीच का पथ केवल एक ही हो और वह भी कैसा हो, सरल रेखीय हो, तो दूरी का मान विस्थापन के बराबर होगा। ये बताया था मैंने आपको कि यदि किसी पथ की कुल लंबाई उस पथ की न्यूनतम लंबाई के बराबर हो, कि 2 बिंदुओं के बीच का पथ बिल्कुल सीधा हो एक निश्चित दिशा में, इसके अलावा
कण के पास और कोई भी विकल्प ना हो कि उसे ए से बी पर जाना है, तो इसी पथ से ही उसे जाना होगा जो एक निश्चित दिशा में बिल्कुल सीधा है। इसके अलावा कोई और पथ है ही नहीं। तो इस पथ की कुल लंबाई या न्यूनतम लंबाई अलग अलग होगी या एक समान होगी? एक समान होगी। तो ऐसी स्थिति में कुल दूरी किसके बराबर होगी? कुल विस्थापन के। और जब कुल दूरी कुल विस्थापन के बराबर हो तो औसत चाल किसके बराबर आ जाएगी? औसत वेग के। समझ में आ रही मेरी बात? तो पांचवी बात हम कर रहे हैं कि किसी कण की औसत चाल उस कण के औसत वेग के बराबर तभी हो सकती है जब कुल दूरी किसके बराबर हो? कुल विस्थापन के। अर्थात पथ की कुल लंबाई और पथ की न्यूनतम लंबाई दोनों कैसी हो? समान हो। और यह तभी संभव है जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का केवल एक ही पथ हो और वह भी कैसा हो? एक निश्चित दिशा में सरल रेखीय हो। तो ऐसी स्थिति में पथ की कुल लंबाई न्यूनतम लंबाई अर्थात दूरी विस्थापन दोनों बराबर होंगे। और जब कुल दूरी कुल विस्थापन बराबर होंगे तो औसत चाल तथा औसत वेग का मान भी बराबर होगा। तो ये था चाल और वेग के मुख्य तथ्य, मुख्य अंतर जो हमने आज चर्चा की है इन चीजों पर। तो ये थे चाल तथा वेग से संबंधित तथ्य, उनके मध्य अंतर। एक बार मैं इनको फिर से रिपीट करना चाहूंगा संक्षिप्त में। चाल का अर्थ है एकांक समय में प्राप्त दूरी, वेग का अर्थ है एकांक समय में प्राप्त विस्थापन। चाल अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है। तीसरी बात, किसी कण की चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है जबकि वेग ऋणात्मक हो सकता है। और कब हो सकता है? जब कण वापस अपने प्रारंभिक बिंदु की ओर लौटने लगे तो उसका वेग ऋणात्मक हो जाता है। चौथी बात, किसी गतिशील कण की औसत चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती है जबकि औसत वेग शून्य हो सकता है। कब शून्य हो सकता है? जब कोई कण अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ पहुंचे, वापस लौट आए, तो ऐसी स्थिति में कुल विस्थापन शून्य होने के कारण औसत वेग शून्य हो सकता है। लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि किसी गतिशील कण की औसत चाल उसके औसत वेग के बराबर कब हो सकती है? जब कुल दूरी किसके बराबर हो? कुल विस्थापन के। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाने में केवल एक ही पथ तय करना पड़े, वह भी कैसा हो? बिल्कुल सीधा, एक निश्चित दिशा में। अर्थात पथ की कुल लंबाई और न्यूनतम लंबाई यदि बराबर होंगी तो कुल दूरी कुल विस्थापन के बराबर के होने के कारण औसत चाल तथा औसत वेग भी बराबर होंगे। ये थे औसत चाल तथा औसत वेग से संबंधित कुछ और तथ्य जो आपने पढ़े हैं। एक कण 14 किलोमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर आधा चक्कर 4 घंटे में पूरा करे तो कण की औसत चाल व औसत वेग ज्ञात कीजिए। कैसा पथ है? वृत्ताकार पथ। इस वृत्ताकार पथ पर कण आधा चक्कर लगा रहा है। हमने क्या करा? इस वृत्ताकार पथ को आधा कर दिया। इस वृत्ताकार पथ पर कण जब आधा चक्कर लगाएगा
तो आधा चक्कर लगाने का अर्थ है कि जिस बिंदु से वह गति शुरू करेगा उसके ठीक सामने बिंदु बी पर पहुंच जाएगा। यह जाता है कण का आधा चक्कर ए से बी तक। कितने घंटे में पूरा कर रहा है? 4 घंटे में। तो आपसे पूछ रहा है औसत चाल व औसत वेग ज्ञात करो। सबसे पहले हम निकालते हैं औसत चाल। क्या होगी औसत चाल? कुल दूरी बटा कुल समय, यही होगी। कुल दूरी आप जानते हैं ए से बी तक एक वृत्ताकार पथ पर जब आधा चक्कर लगाता है कण, तो वृत्ताकार पथ पर आधे चक्कर पर जो पथ की लंबाई होगी वो परिधि के बराबर होगी या परिधि की आधी होगी? परिधि की आधी होगी। कितनी होगी परिधि की आधी? पाई आर, यही होगी दूरी। टोटल समय है 4 घंटा। तो पाई का मान 22/7, आर का मान है 14 बटा नीचे भाग लग रहा है 4 का। तो इससे आप हल करोगे तो ये कट जाएगा 2 बार। 44 में 4 का भाग देंगे तो आपको आ जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि दूरी किलोमीटर मिल रही है हमको, समय घंटों में है, तो आ जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आ जाएगी कण की औसत चाल। यदि हम बात करें औसत वेग की तो आ जाएगा औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो आ जाएगा औसत वेग बराबर आधे चक्कर में ए से बी तक पथ की जो न्यूनतम लंबाई होगी अर्थात विस्थापन। कैसा होगा? बिल्कुल सीधा। ये तो होगी न्यूनतम लंबाई ए से बी तक। किसके बराबर होगी? ये पथ, वृत्ताकार पथ के व्यास के बराबर। तो त्रिज्या 14 किलोमीटर है तो व्यास कितना होगा? 28 किलोमीटर। समय तो दे ही रखा आपको आधे चक्कर का, तो आ जाएगा आपके पास 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात आप हमेशा याद रखना, किसी दिए गए समय अंतराल के लिए हमेशा औसत चाल किससे? औसत वेग से अधिक होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्रश्न की स्थिति कोई भी हो, किसी दिए गए समय अंतराल के लिए औसत चाल का मान हमेशा औसत वेग से अधिक होगा। या यदि कुल दूरी कुल विस्थापन के बराबर आ जाती है, और वो मैंने आपको बता रखा कब आएगा? जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु का पथ केवल एक ही हो, वह भी निश्चित दिशा में बिल्कुल सीधा, तो औसत चाल औसत वेग के बराबर आएगी। पर कभी भी ऐसा नहीं होगा किसी दिए गए समय अंतराल के लिए औसत चाल का मान औसत वेग से कम आए, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा औसत चाल का मान या तो औसत वेग से अधिक होगा या उसके बराबर हो सकता है, पर कभी भी कम नहीं होगा। तो ये था एक प्रश्न जिसको हमने हल करके औसत चाल तथा औसत वेग ज्ञात किया। ठीक है, समझ में आ गई सभी को?